चलिए भाई, न्यूमेरिकल के एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी न्यूमेरिकल जबरदस्त तरीके से डिस्कस होने वाले हैं। लगभग इस चैप्टर के 50% से ज्यादा हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं और आप पर भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये न्यूमेरिकल घर पे जाके एक एक बार ट्राई किए होंगे और सॉल्व किए होंगे आपने। ठीक है, अच्छा, अगर कोई न्यूमेरिकल में समस्या आ रही है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, लगातार पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे जितने ऑनलाइन देखने वाले स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां क्वेश्चनों की फोटो भेज सकते हैं वहां पर। और ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चनों का भी जवाब दिया जाएगा। और हम तो यहाँ एक जो बुक है एक्टिव की, उसको चित्रा प्रकाशन की, उसे फॉलो करवा ही रहे हैं और लगातार उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर की थ्योरी पढ़ाने के बाद। तो आप भी इसको किताब को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी समस्या है, वैसे तो हम क्वेश्चन 1 बाई 1 करके ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई समस्या किसी कैसी भी तरीके की है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। ठीक है, 22 तक क्वेश्चन जो है वो कल डिस्कस हो चुके थे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु x पर विभव, एक वैद्युत क्षेत्र है और उसमें किसी बिंदु x पर जो विभव है, उस विभव का मान दे रहा है 5x² और माइनस के 2x और प्लस के कितना है 10। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है जिस पर विभव का मान ये है। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा, गुरुजी हमने अभी तक जो चैप्टर में या कहीं भी क्वेश्चन में विभव का जो मान पढ़ा है, वो विभव का मान कैसे पढ़ा है? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। लेकिन विभव का मान ये ऐसा कैसे दे रहा? इसका क्या मतलब होता है? थोड़ा सा इसे भी तो समझना जरूरी है। जो कि मैं आपको हर बार ये बता चुका हूं कि जिन बच्चों का टारगेट ये होता है कि हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू छांटना, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करके आंसर निकालना, वो न्यूमेरिकल कभी जीवन में नहीं सीख पाएंगे। वो भी केवल केवल चैप्टर के 1% ही ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिनमें क्वेश्चन पढ़ के वैल्यू फॉर्मूला लगाया, वैल्यू छांटी और बस हो गया काम। न्यूमेरिकल सीखने के लिए आपको न्यूमेरिकल में दिए हुए हर शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है, ये हमसे क्या कहना चाह रहा। ठीक है, जब हर शब्द का आपको मतलब पता होगा तो फिर उस आप न्यूमेरिकल को सॉल्व ही नहीं करेंगे, बल्कि ढंग से सीखेंगे कि एक्चुअल में इसमें कौन कौन सी बातें क्या क्या कही गई थी और क्या हमने निकाला, कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये चीजें एक तरीके से आपको और मजबूताई प्रदान करेंगी। अब हमने तो अभी तक जो विभव पढ़ा वो डायरेक्टली एक वैल्यू पढ़ी, इसमें ये 5x² 2 माइनस के 2x प्लस 10, ये विभव कैसा? तो इस विभव का मतलब ये समझो, आपको भी पता है, समझना सुनना, आपको भी पता है जैसे कि मान लो किसी बिंदु ए पर, और ये बिंदु ए यहां मूल बिंदु से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। तो मूल बिंदु से ये बिंदु ए इस वैद्युत क्षेत्र में x दूरी पर है और इस बिंदु ए का विभव इस तरीके का दे रखा। आप सब लोगों को भी पता है कि अगर इस ये बिंदु ए यहां ना होके अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो x का मान बदल जाएगा, मतलब दूरी बदल जाएगी। और अगर दूरी बदल जाएगी तो विभव का मान भी, आपने विभव प्रवणता में यही तो टॉपिक पढ़ा था, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो आप इस बात को समझिए, तो ये जो वैल्यू है वो यही तो बताने का प्रयास कर रही है कि जिस बिंदु का ये विभव है उस बिंदु की दूरी x है, तो उसके हिसाब से इस विभव का मान है 5x² माइनस 2x प्लस 10। x का मान बदलेगा, कम होगा तो विभव भी इस फॉर्मूले के हिसाब से कम होगा, और अगर x का मान बढ़ेगा तो विभव भी इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये केवल x के पदों में विभव का मान दे रखा, दूरी के पदों में विभव का मान दे रखा। दूरी बदलेगी तो विभव का मान भी क्या होगा? बदलेगा। तो पहले तो ये बताओ, ये बात पकड़ में आई कि नहीं भाई, कि यहां किसी बिंदु का जो विभव है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु स्थित है, उसमें x के पदों में ये विभव दे रखा, मतलब दूरी के पदों में ये विभव दे रखा। दूरी बदलेगी तो विभव का मान भी बदलेगा, ऐसा हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो उसी के कॉन्सेप्ट में यह बात बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि x मीटर में, ठीक है वो तो कोई बात नहीं, बिंदु x बराबर 1 मीटर पर, अब x का मान भी दे रहा है, क्या दे रहा है कि x का मान कितना मीटर है? तो इस 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कि 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसकी क्या बतानी है? दिशा बतानी है। इसकी क्या बतानी है? दिशा बतानी है। तो चलो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा,
अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या ई बराबर नहीं पता माइनस के डीवी बट्टे डी एक्स? विभव प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता के बराबर होता है, लेकिन नेगेटिव चिन्ह का मतलब डायरेक्शन विभव प्रवणता की जस्ट कैसी होती है? ये आपको प्रूफ करवाया था कि नहीं करवाया था? तो भाई एक बात बताओ, यहां पर E बराबर माइनस डी बट्टे डी एक्स जैसे का तैसा, अगर जो स्टूडेंट मैथ के स्टूडेंट हैं उन्हें एक और बात यहां पर दिख रही होगी कि सर डी बट्टे डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशियल। डी बट्टे डी एक्स का मतलब क्या है? एक्स के सापेक्ष अवकलन, और एक्स के सापेक्ष अवकलन काय का? वी का, और वी का मान हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है? 5x² और माइनस के 2x और प्लस के 10। 5x² माइनस के 2x प्लस के 10 विभव का मान दे रखा। तो भैया डी बट्टे डी का मतलब अवकलन काय के सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष करो अवकलन इसका, ठीक है, अभी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस बेटा 5x² है तो 5 तो जैसे का तैसा x², तो x की घात का अवकलन क्या होता है? घात आगे और घात में से एक कम कर दो, तो 2 आगे और 2 में से एक कम करोगे तो कितना बचेगा? 1 माइनस के 2, x है, x पे कोई घात नहीं तो एक घात होती, तो x का अवकलन क्या माना जाता है? 1। x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है? 1। चाहो तो ये दो फॉर्मूले याद रख सकते हो भैया, क्योंकि बायोलॉजी वाले ये ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं हमारे साथ तो अन्याय हो रहा, हमने तो ये फॉर्मूले पढ़े नहीं, तो छोटी मोटी चीजें आपको भी पढ़नी होंगी। अगर x के सापेक्ष x की किसी घात का अवकलन कर रहे हैं तो घात आगे घात में से एक कम, ठीक है। और अगर केवल x है, केवल क्या है, तो इसका अवकलन क्या होता है? 1। अब कुछ लोगों के मन में एक और बात चल रही होगी, गुरुजी x हो ही ना, कोई तीसरी राशि हो जैसे कि c भी, मतलब x हो ना, कोई अन्य राशि हो, अन्य कांस्टेंट राशि हो, तो फिर यह इसका अवकलन क्या होगा? 0। ये 2-3 बातें आपको नॉर्मल फिजिक्स के डिफरेंशियल में यूज होती है, जो याद रखोगे तो चीजें हो जाएंगी, तो बायोलॉजी वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा है। हालांकि बायोलॉजी वाले मैथ वालों से बहुत होशियार होते हैं, लेकिन विडंबना हमारे बोर्ड की बहुत विपरीत है। बायोलॉजी उसे दी जाती है जिसे मैथ नहीं आता है, कि मैथ नहीं आ रहा तो क्या ले लो? बायोलॉजी में पास हो जाएंगे, 30 नंबर प्रैक्टिकल के, और कुछ भी लिखाएगा तो 10-20 नंबर तो आ ही जाएंगे। हाँ जॉर्डन भाई साहब पे क्या है? बायोलॉजी मैथ है? मैथ्स किसने दे दिया तुम्हें? मैथ आता है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो ये समझ में आ रहा मैथ? हाँ तो फिर आता होगा। चलिए देखिए, दो जैसे का तैसा एक्स का अवकलन क्या हो गया? 1। अच्छा यहाँ 10 है, 10 के मल्टीपल में या कहीं भी भाग में कोई एक्स है क्या? और जब एक्स नहीं है तो फिर इसका अवकलन क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अब यहां पर देखोगे E इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहां पर 5 दूनी 10 एक्स और माइनस के 2 एकन 2, ठीक है। चलिए E इक्वल टू माइनस, ठीक है, 10। अच्छा एक बात बताओ, x का मान कितना दे रखा था? कितना दे रखा था? 1, और माइनस के कितना है? 2। तो बेटा आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 10 एकन 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8 वोल्ट पर, तो सर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया? 8 वोल्ट पर मीटर। अच्छा अगर आप विभव को गौर से देखोगे तो विभव काय के पदों में दे रखा था? x के पदों में देने का मतलब यह है कि यह विभव x अक्ष पर था। काय पर था? तो फिर वैद्युत क्षेत्र भी x अक्ष पर ही होगा, क्योंकि इसमें भी x आ रहा। अगर नेगेटिव वैल्यू निकल रही है इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी? माइनस एक्स अक्ष पर। अगर यही वैल्यू पॉजिटिव निकलती तो फिर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी अक्ष पर होती? प्लस एक्स अक्ष पर होती। तो यहां पर दिशा भी पूछी है तो दिशा को आप लिख दोगे माइनस एक्स अक्ष की दिशा में। कौन सी अक्ष की दिशा में? ठीक है, माइनस एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो यही आंसर आपका मैच कर रहा होगा, आप चेक करेंगे तो देखो दिख रहा होगा। तो डायरेक्शन देखना बहुत सरल है, अगर नेगेटिव वैल्यू निकल रही है तो माइनस एक्स अक्ष पर, और अगर सुन लो यहीं पर ये वैल्यू एक्स के पदों में ना होके बल्कि वाई के पदों में होती तो फिर डायरेक्शन कौन सी अक्ष पर आती? वाई अक्ष पर आती, क्योंकि एक्स एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, वाई जेड होता तो फिर वो जेड अक्ष को रिप्रेजेंट करता। समझ में आया कि नहीं आया? सेम क्वेश्चन नंबर 24 है, सेम है, थोड़ा सा अगर थ्योरी पढ़ोगे तो बिल्कुल मैच करेगी, वैल्यू अलग रहेंगी, बाकी का सेम है। देखो पढ़िए, 3 बिंदु दे रखे एक्स वाई जेड सभी मीटर में। एक्स एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा, वाई वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा, और जेड जेड अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। और
इन पर वैद्युत विभव का मान दे रहा है 4x²। तो अगर विभव का मान 4x² है तो इसका मतलब विभव केवल x अक्ष पर ही है, उसमें ना तो y है और ना z। ठीक है, कोई तो उसी ऐसा हो गया, वहां विभव का मान इस तरीके का, यहां तो बहुत सरल है। अब आगे कह रहा है कि भैया बिंदु है 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र का मान वोल्ट पर मीटर में क्या होगा। तो एक बात बताओ, पहला बिंदु किसका होता है, x का, दूसरा, तीसरा, x का मान कितना है 1 मीटर, y का मान कितना है 0, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, z का मान कितना है 2 मीटर, इसकी भी जरूरत इसकी भी नहीं पड़नी है, 2 मीटर वाले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा फंक्शन काय में दे रखा है। अब जी बताओ, वैद्युत क्षेत्र हमसे पूछा है तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला माइनस के dv/dx लगाओगे कि नहीं लगाओगे, और d/d जैसे का तैसा, और v का मान कितना है 4x², वो भी माइनस चिन्ह सहित। तो बेटा e बराबर माइनस का 4x² का अवकलन करोगे तो 4x, 2 घात आगे, घात में से 1, तो e बराबर कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, और x का मान कितना दे रखा 1, तो माइनस का 8 आ गया कि नहीं आ गया वोल्ट पर मीटर। तो यही आंसर दे रहा है, माइनस के 8 वोल्ट पर मीटर। लेकिन डायरेक्शन कौन से अक्ष पर आ रही है, x अक्ष पर। कौन से अक्ष पर, इसके आंसर में आई कैप दे रहा, तो इसका भी आपको पूरा सोर्स पता है। एक्स अक्ष की दिशा दिखाने के लिए एकांक सदिश किसे याद किया जाता है, आई कैप। वाई अक्ष की दिशा को दिखाने के लिए एकांक सदिश किसे याद किया जाता है, जे कैप। तो वहां आई कैप लिख दिया, तो क्या तुम हिंदी में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको सही से समझ में आए, मतलब समझ में आया कि एक्चुअल में विभव यहाँ एक्स के पदों में कैसे दे रहा, ठीक है क्या, और वैद्युत क्षेत्र का मान किस चीज पर रिप्रेजेंट करता है, क्या कहते हो, क्लियर। तो अगर आपने चैप्टर की थ्योरी ढंग से पढ़ रखी है तो फिर न्यूमेरिकल आपको परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। अब बस दिक्कत यह है कि आप थ्योरी कितनी अच्छे से पढ़ रहे हो, और थ्योरी का भी पूरा टारगेट ये रहता है कि आपको रटवाई ना जाए, बल्कि एक एक पॉइंट आपको समझाया जाए, ठीक है। भले ही टाइम हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, समझाने में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा, समझने में, ठीक है। जितना टाइम लग जाए उतनी अच्छी बात है, क्योंकि वो लंबे समय तक हमारे पास सुरक्षित रहने वाली चीजें हैं, ठीक है। ओके, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझिए, एक इलेक्ट्रॉन है साहब, और इस इलेक्ट्रॉन को विभव दिया गया है 15 × 10⁻³ वोल्ट का विभव दिया गया। इतनी इंफॉर्मेशन से हमने ये देखा कि भैया विभव का मान 15 15 × 10⁻³ वोल्ट दे रखा है, जो हमने किसी इलेक्ट्रॉन को दिया। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश सब लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो हमने किसी इलेक्ट्रॉन को इतना विभव देके उसे त्वरित किया। त्वरित का मतलब होता है, देखो विभव बोले तो एक तरीके की एनर्जी होती है, और किसी भी आवेशित कण को विभव मिल जाए या एनर्जी मिल जाए तो वो उस एनर्जी को ग्रहण करके, उस विभव को ग्रहण करके क्या करना चालू कर देता है, गति करना चालू कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह भी रहा है कि इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में ज्ञात करो, और काय में ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो, और यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा यह भी पता करना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए K बराबर क्या होता है, QV। K बराबर Q की जगह अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है तो Q की जगह केवल आप क्या रखोगे, इलेक्ट्रॉन रखोगे। अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो केवल Q की जगह क्या रखोगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रख दिया इलेक्ट्रॉन। और वोल्ट विभव, तो विभव का मान कितना है 5 × 10⁻³ देखो भैया Q की जगह हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा, और विभव का मान 5 × 10⁻³ क्या है 3 वोल्ट। तो अगर यहां देखोगे तो 15 × 10⁻³ कितना आएगा 3, 15 × 10⁻³ कितना आएगा 3, और इधर से क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन, और इधर से क्या लिखोगे वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर यही आने वाला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो आंसर यही आने वाला, दिख रहा है आपको कि नहीं। लेकिन अगर इसी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 15 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻, जूल। ये भी पढ़ाया था कि नहीं, तो भाई इतने से मल्टीपल कर दो, तो 15 का गुणा 1.6 में करोगे तो 15 × 6 = 90, हासिल लागी 9, 15 × 15 15 9 कितना हो गया 24, एक अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, गुणा 10⁻⁻, -19 में से 3 गया
तो कितना बचा, माइनस के 13, सॉरी 16, माइनस का कितना बचा 16। अब फिजिक्स एक अंक बाद पॉइंट करती है, तो इस पॉइंट को इधर ले आओ। अब आपको बताया था कि अगर दशमलव को कौन सी साइड ले जा रहे हो, LHS, तो घाते काय की होंगी, प्लस की, ठीक है, घाते काय की होंगी, प्लस की। अगर दशमलव को कौन सी साइड ले जा रहे हो, RHS, तो फिर घाते काय की होंगी, माइनस की। तो आप इस दशमलव को कहां लेके जा रहे हो, LHS साइड, तो 2.4, तो एक घात प्लस की, और यहां घाते पहले से ही माइनस की है, तो एक घात प्लस की और कम हो जाएगी, तो माइनस का कितना बचेगा, 15 जूल। सहमत है कि नहीं? तो साहब दो आंसर आपको यहां मिल गए, जूल वाला और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। थ्योरी पढ़ी है तो ये बिल्कुल आपको सरल सा महसूस हो रहा है। हाँ साहब, आपने बताया था कि क्यू आवेश के किसी कण को अगर विभव दिया जाता है तो उसके पास एनर्जी आती है, एनर्जी की वजह से वो तो कितनी एनर्जी आती, कितनी गति ऊर्जा, तो के बराबर कैसे निकालोगे, क्यू। अब अगर किसी पार्टिकल के पास, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास अगर ऊर्जा दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो गति करेगा। तो कितनी स्पीड से गति करेगा, हमसे ये और पूछा, कितनी स्पीड से गति करेगा, ये बात और हमसे पूछिए। तो चलो, तो भैया एक बात बताओ, के बराबर जो सबसे सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। अगर कोई हमारे पास m द्रव्यमान का कण है और उसे कहीं से एनर्जी मिल गई है, तो वो गति करेगा ही करेगा, और गति करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा के बराबर हाफ mv²। अब के का मान हमने निकाल लिया है, के का मान कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻15 1/2 m। अब m कैसे निकालें, तो अब आपको यह पता होना चाहिए यहां किसकी चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी याद होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसे हम 9 इंटू 10⁻31 भी बोल देते, क्योंकि 9.1 और 9 में बहुत ज्यादा डिफरेंस, तो कभी 9.1, वैसे एक्चुअल वैल्यू 9.1 ही रखी जाती है, लेकिन पॉइंट बना हटा दोगे तो 9 भी रख दे, ठीक है। तो भाई यहां पर m की वैल्यू हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31, माइनस के कितना, और मल्टीपल में क्या है, v², मल्टीपल में क्या है, v²। हमें v का ही मान निकालना है, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि इसकी चाल कितनी होगी, मतलब चाल बोले तो v कितना होगा, ठीक है साहब। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट क्या कर सकते हो, कैंसिल, ठीक है, और v² का यहां वैल्यू निकाल सकते हो। ये 2 इधर पहुंच जाएगा तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, और इंटू 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा, 15, और अपॉन में ये 91 गुणा 10⁻⁻31 यहां आ जाएगा। इसको और सेट करके लिखोगे तो v² बराबर, ठीक है, ये बचेगा 48/91 इंटू 10⁻, नीचे घात माइनस की ऊपर जाके 31 में से 15 गया तो प्लस का कितना बचेगा, 16, प्लस का कितना बचेगा, सहमत है कि नहीं। अब वर्गमूल तो लेना ही लेना है, यहां 48 का भी वर्गमूल डायरेक्ट कुछ नहीं होता, और ना 91 का वर्गमूल डायरेक्ट कुछ होता, तो फिर ऐसे वर्गमूल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर तो आप 91 का भाग काय में दे लें, 48 में दे लें, ठीक है, 91 का भाग काय में दे, 48 में, और फिर जो भी वैल्यू आए उसका आप भाग विधि से क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल, और घातें तो कितनी रह जाएंगी, आधी, घाती कितनी रह जाएंगी, आधी, घातें रह जाएंगी 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका वर्गमूल निकालने के बाद जो भी आंसर आए वो यहां लिख देंगे। तो आंसर वैसे कितना आ रहा है, 7.3, कितना आ रहा है, 7.3, ठीक है। तो 7.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी कैलकुलेशन यहां 7 है, हाँ, तो कहीं ना कहीं घाते इधर उधर हुई होंगी, और ज्यादा कम आंसर आ रहा होगा, आंसर 0.73 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, 0.73। इस पॉइंट को इधर ले जाओगे तो एक घात माइनस की होगी, तो फिर घात एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक घात और क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो फिर वो आंसर यही मिलेगा, 7.3 इंटू 10⁻, कितना, 7। तो बाकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि वर्गमूल 91 का भाग 48 में देंगे तो 0 पॉइंट में वैसे ही आएगा, और उसका भी वर्गमूल लेंगे तो फिर पॉइंट में तो आंसर जाना ही है, तो फिर पॉइंट वही रहेगा, तो वो एक अंक बाद पॉइंट इधर उधर होने के बाद तब वो मामला पूरा का पूरा क्या होगा, सही होगा। वर्गमूल निकाल लेंगे, कि वर्गमूल भी निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको, अरे इतनी तो मेहनत आपको करनी होगी ना, क्या भाई, भाग देने के बाद भाग विधि से केवल क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 1 मिनट बच जाएगी, तो एक क्वेश्चन को और एक्स्ट्रा कर लेंगे हम लोग, और ज्यादातर मेहनत आपको ही करनी है, मेरा काम है, देखो टीचर का काम है डायरेक्शन देना, सिखाना,
कि वास्तव में चीजें कैसे की जा रही, करना आपको ही है। मेरे द्वारा यहाँ पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन से लेकर सब कुछ करवा दिया जाएगा और आप उसे राइट भी कर लोगे, लिख भी लोगे, तो भी कुछ मसला हल होने वाला नहीं। ठीक है, चीजें सीख तभी पाओगे जब यहां आपको समझा दिया गया और आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके उस क्वेश्चन को पूरा कर पाए, तो वो ठीक रहेगा। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। और ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या लेवल है इस क्वेश्चन का। देखो, धातु की दो समतल प्लेटें हैं, धातु की दो, न्यूमेरिकल पढ़ने पर के बाद अगर आप एक चित्र बना पाए तो इससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती। न्यूमेरिकल पढ़ने पर अगर आप एक चित्र ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो न्यूमेरिकल आपको ढंग से समझ में आ पा रहा। तो भैया यहां धातु की दो प्लेटें हैं, तो हम तुरंत धातु की दो प्लेटें ले लेंगे। ये नहीं भाई, धातु की दो प्लेटें और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? 2 सेंटीमीटर। आप सब लोगों को पता है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 की घात -2 से। ठीक है, इनके बीच में 1000 वोल्ट का विभवांतर है। भाई दोनों प्लेटों के बीच में कितने वोल्ट का विभवांतर है? 1000 वोल्ट का विभवांतर है, 1000 वोल्ट का विभवांतर है। गणना कीजिए प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच में हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है साहब। और वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सीधा सीधा आपको पता है, V/D। अगर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर V है और बीच की दूरी D है, तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है dV/dx। तो विभवांतर V है और बीच की दूरी क्या है? D, तो V/D। क्या इस क्वेश्चन को आराम से नहीं कर पाओगे? अरे भाई विभवांतर कितना है? 1000 और D का मान 2 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ कितना है? 2। तो भाई 2 से ये कितने बार? 500 बार, और नीचे घात प्लस की ऊपर जाके वो सॉरी माइनस की ऊपर जाके प्लस की। ठीक है, तो E = 2 जीरो से 2 घातें और बढ़ा दो तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट पर मीटर। दिख रहा होगा, और सिंपल था। प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और त्वरण बताइए। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा, इतनी इंफॉर्मेशन तो बहुत सरल थी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन रखा है। क्या रखा है? आप सब लोगों को पता है, सुनिए पहले समझिए। अगर मान लो इस प्लेट पर प्लस है तो 100% इस प्लेट पर कौन सा क्या होगा? माइनस। तभी यहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से किधर की ओर होगी? माइनस की ओर। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा है तो यह वैद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है और वैद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित कण पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत होता है। हालांकि इतना हमें जरूरत नहीं है कि दिशा कहां होगी, लेकिन फिर भी आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र के जस्ट कैसा होगा? विपरीत दिशा में। फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो भैया फोर्स का वैल्यू भी हमें पता है, F = EQ। वैद्युत क्षेत्र E है, आवेश उसका Q है, तो उसके वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? EQ। E कितना है? तो साहब E तो अभी निकाला है, 5 × 10⁴। Q कितना है? तो 1.6 × 10 की घात -19। अब ये तो कहीं दे नहीं रखा था, ये अपने आप क्यों रख लिया? तो अपने आप हमने किसे देख के रख लिया है? इलेक्ट्रॉन को देख के, चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब इसे आप मल्टीपल कर लो, तो 16 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 80। एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट। ठीक है, यहां -19 में से +4 गया तो कितना बचा? -15 न्यूटन। इतना किसका मान निकल आया? फोर्स का मान। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स या इस चैप्टर में भी हमने 2 टॉपिक ऐसे कराए थे जिनमें आपको बताया था कि किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर बल लगता है, बल की वजह से वो क्या करता है? गति। हमने ये टॉपिक भी कराया था कि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसकी गति कैसी होगी। अगला टॉपिक कराया था उसका पथ कैसा होगा। तो पथ कैसा निकला था? परवलयाकार निकला था हमारा। तो कुल मिला के इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने किसी भी पिंड पर या किसी भी कण पर अगर बल लग रहा तो बल की वजह से उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। और बल की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे केवल एक ही आदमी बता सकता है, न्यूटन सेकंड लॉ। F =
F बल लग रहा है m द्रव्यमान के किसी पिंड पर, तो उसमें जो A त्वरण उत्पन्न होगा उस A त्वरण के बारे में F बराबर कौन बता सकता है? ma। आगे की इंफॉर्मेशन आप खुद सॉल्व करेंगे। A बराबर क्या हो जाएगा? F बट्टे m। बेटा F की वैल्यू आपको पता है 8 इंटू 10 टू द पावर कितना? 15। और बेटा m कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी फिक्स होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी फिक्स होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 किलोग्राम। ठीक है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना? 31 किलो। क्या इसे भाग देके सॉल्व नहीं कर सकते? भाग तो आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर आपने बल और त्वरण के बारे में दोनों जानकारी इकट्ठी कर ली। अब अगला क्वेश्चन, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और बताओ। मतलब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से जब इस प्लेट पर पहुंचेगा तो इसके ऊर्जा कितनी होगी? तो ऊर्जा का भी हमें फॉर्मूला पता है, के बराबर क्या होता है? क्यूबी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाएगा तो उसके पास विभवांतर कितना होगा? क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर तो 1000 वोल्ट का ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाएगा तो विभवांतर तो उसके पास भी 1000 वोल्ट ही होगा, तभी तो वो जा पाएगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। तो इसका मतलब क्यू का मान तो हमें पता ही है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, और विभव का मान कितना है? 1000। तो यहां पर आंसर देखोगे तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 16, क्योंकि 3 जीरो से 3 घातें क्या हो जाएंगे? कम। और आंसर ये काय में निकलेगा? जूल में। काय में निकलेगा? क्या इस क्वेश्चन में अब किसी को कोई दिक्कत? एक केवल भाग देना, ये इतना तो करना होगा, इतना यहां टाइम वेस्ट नहीं करवाओगे, इतना यहां टाइम वेस्ट करवाओगे तब तक ये क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो हल्की सी इंफॉर्मेशन हमसे प्राप्त करिए, कुछ अपने आप प्रयास करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और लास्ट टाइम पे जब बोर्ड एग्जाम होने वाले होते हैं उस टाइम पे फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत में महसूस करता है बच्चा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। अभी आप साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहोगे तो दिक्कत महसूस नहीं करोगे, एकदम मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और चैप्टर की थ्योरी लेटेस्ट में ही पढ़ी होती है, तो देखो जब न्यूमेरिकल चलते हैं तो चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करने का एक हमारे पास बड़ा मौका होता है कि जो हमने चैप्टर में पढ़ा है एक बार हम उस थ्योरी को बार बार डेली डेली उसे रिवीजन करते रहे और फिर क्वेश्चन लगाते रहे, तो दोनों में फायदा करेगा। एक तो थ्योरी उसकी बहुत मजबूत हो जाएगी और न्यूमेरिकल बहुत मजबूत हो जाएंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी जैसा मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, अभी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर थी, अब कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? तो बढ़िया सा दो प्लेटों का चित्र बना लो। देखो न्यूमेरिकल सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है, हाँ बढ़िया, कि एक न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद एक चित्र आप बना लो। तो कितने सेंटीमीटर दूरी है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10 की घात माइनस के 2 मीटर। दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्थित हमने रख दी है वैसे ही। इनके बीच में विभवांतर कितने वोल्ट का है? 200 वोल्ट का। दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितने वोल्ट का है? अब कुछ लोगों को ऐसा जरूर लग रहा होगा गुरुजी क्वेश्चन में तो विभवांतर नहीं कहा, क्वेश्चन में तो ये कह रहा है 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। तो बेटा दोनों प्लेटों के बीच में मान लो एक बैटरी जुड़ी है, ये बैटरी का प्रतीक होता है बेटा, एक बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, छोटा वाला डंडा नेगेटिव। ठीक है, बैटरी को हमेशा हम फिजिक्स में ऐसे ही दिखाएंगे, तो ये बैटरी का प्रतीक है। तो बेटा बैटरी अगर 200 वोल्ट की जुड़ी है, 200 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो ये 200 वोल्ट की बैटरी दोनों प्लेटों के बीच में जुड़ी है, तो दोनों प्लेटों के बीच में ये विभवांतर कितना क्रिएट करेगी? 200 वोल्ट का विभवांतर क्रिएट करेगी। चाहे इस बात को डायरेक्ट समझ लो, जोड़ के दिखा दो, लेकिन पूरी बात समझना जरूरी है कि ये 200 वोल्ट की बैटरी 200 वोल्ट का विभवांतर कैसे क्रिएट करेगी, तो वो आपको बताया। गणना कीजिए, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक अल्फा कण गुजर रहा है। सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन की जानकारी एक सामान्य है, नॉर्मल है, सबको पता होती है कि इलेक्ट्रॉन की जानकारी जो है, हाँ चश्मा कहाँ है आज? है लगाइए लगाइए, हाँ चलिए। इलेक्ट्रॉन की जानकारी सबकी सामान्य होती है, सबके बारे में उसका द्रव्यमान पता होता है, आवेश पता होता है, लेकिन अल्फा कण की जो जानकारी है वो सामान्य नहीं है। उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, वैसे याद रख लो तो अच्छी बात है। अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है। अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? दुगना। और अल्फा कण एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा कण एक हीलियम का नाभिक माना जाता है। ठीक है, तो बेटा दुगना होता है तो इलेक्ट्रॉन का 1.6 होता है, तो इसका हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम।
इसका जो द्रव्यमान है अल्फा कण का द्रव्यमान, वो अल्फा कण का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये दो इंफॉर्मेटिव बात है जो न्यूमेरिकल देते टाइम यहां लिखेगा नहीं कि अल्फा कण का द्रव्यमान इतना है, आवेश इतना है। किसी किसी क्वेश्चन में लिख देता है, किसी किसी में नहीं लिखेगा। तो अल्फा कण हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनके द्रव्यमान और आवेश के बारे में हल्की सी जानकारी रहेगी तो आप दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। हालांकि जो बोर्ड का पेपर होता है उसके लास्ट में, बोर्ड पेपर के लास्ट में जितनी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये लिखी रखी होती है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि जिसके बारे में आप भूल गए, जैसे अल्फा कण का द्रव्यमान, आवेश, कुछ भी व्हाटएवर, तो उस पेपर के लास्ट पेज को आप पलट के देख लेना, वहां पर ये वैल्यू लिखी रहती है। ठीक है, तो इतनी आपको बात पता है। अच्छा, अब यहां पर इन दोनों प्लेटों के बीच में एक अल्फा कण है, एक क्या है, अल्फा कण। तो हमसे ये पूछा है अल्फा कण पर लगने वाला क्या ज्ञात कीजिए, बल। और बल का मान हमारे पास क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, ई क्यू। बल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि दोनों प्लेट हैं, एक प्लेट प्लस होगी एक प्लेट, तो यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही। हालांकि इस वैद्युत क्षेत्र का मान भी निकालना पड़ेगा, ई बराबर बी अपॉन डी। वी का मान 200, डी का मान पता है तो ई यहां से मिल जाएगा, ई मिल जाए तो यहां रख देना, क्यू का मान आपको पता है, ये रहा, कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन कह रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक अल्फा कण को पहुंचने में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो सीधा सीधा होता है के बराबर क्यू ई। के बराबर क्या, क्यू अल्फा कण का आवेश पता है, और वी, तो भाई एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचने में कितना विभवांतर की जरूरत होगी इसे, तो 200 वोल्ट विभवांतर तो मिल ही जाएगा इसे। तो विभव का मान 200, क्यू का मान पता है, दोनों को मल्टीपल करके कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पर काय का मान आ जाएगा, क्यू का। है क्वेश्चन सरल, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखोगे तो ये भी इसी तरीके का सरल क्वेश्चन है। 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 इंटू 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या कीजिए गणना। अगर इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। कुछ इंफॉर्मेशन ये है कि एक ये आवेश है, इस आवेश को कूलाम के एक आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यहां दो बिंदु, ये ए बिंदु ले लो और ये कौन सा बिंदु ले लो, बी बिंदु। यहां पर एक आवेश है, आवेश का मान है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, और इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दे रहा, कितना दे रहा है, 2.24 3.24 और इंटू 10⁻⁻4 जूल है। ठीक है, इतना कार्य करना पड़ता है इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। अगर जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर की शुरुआत में ही था ये, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है साहब। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर है, 12 है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र का मान, दोनों बिंदुओं के बीच के नहीं, जिस वैद्युत क्षेत्र में ये प्रक्रिया हो रही है उस वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई बराबर बी अपॉन डी। डी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है जो हमें पता है 12 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, जो कि सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लेंगे। अगर हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या मिल जाए, विभवांतर मिल जाए, दोनों बिंदुओं के बीच का क्या मिल जाए, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएगा सरल। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर का फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q0 नहीं पढ़ा था आपने, तो बेटा W का मान कितना था, 3.24 इंटू 10⁻⁻4 जूल, कार्य इतना हो रहा, और Q जिस आवेश को आपको उठा के लेके जा रहे हैं वो कितना है, 3 इंटू 10⁻⁸। तो आप यहां से 3 से ये कैंसिल करेंगे, 3 एकन 0, 3 अट्ठे 24 और नीचे घात माइनस की, ऊपर जाके प्लस की, तो +8 में से -4 गया तो कितना बचेगा, +4। तो विभवांतर हमें पता चल गया कितना है, 1.08 इंटू 10⁻⁻4 और डी का मान 12 इंटू 10⁻⁻2। तो बेटा ई बराबर 12 से ये कितने बार कैंसिल, 12 नमा, तो 0.09, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद पॉइंट, नीचे घात माइनस की, ऊपर जाके तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6।
ये पॉइंट हटा दो 2 अंक बाद, और ये पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट संख्या के पीछे जाएगा, आरएचएस साइड जा रहा है तो 2 घात है माइनस की, तो यहीं पर हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ कितना 4 वोल्ट पर मीटर। चेक करोगे है? न्यूमेरिकल कठिन नहीं है, कठिन है आपकी बुद्धि, जटिल है आपकी बुद्धि। इस जटिल बुद्धि को प्रैक्टिस की सहायता से आप सुधार कर सकते हैं और इसे एक्सपर्ट कर सकते हैं, सीखने की राह पर आप लेके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, लगाइए क्वेश्चन नए नए, ठीक है? कोई दिक्कत है आप पूछिए, लगातार पूछते रहिए। न्यूमेरिकल सीखने का यही एक तरीका है, चैप्टर की थ्योरी अच्छी होना और लगातार प्रैक्टिस करना। इसी के साथ आपसे कल मुलाकात होती है। ओके।